हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग के सामने एक नया टॉपिक है शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि शेरशाहकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे शेरशाह के जीवन के बारे में अध्ययन किया, कैसे उसने एक छोटे से जमींदार के पद से ऊपर उठकर भारत के तख्तो ताज को प्राप्त करने का काम किया। ठीक है, चूंकि इनका जो शासनकाल था मात्र 5 वर्षों का रहा, 40 से 45, क्योंकि इन्होंने कहा भी था कि हमें जो राजगद्दी मिली है जीवन के अंतिम समय में मिला है, जीवन के अंतिम समय में राजगद्दी मिला है, इसलिए इनको प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं कि उसने जो प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में स्थापित किया वो कोई नया नहीं था, बल्कि पुरानी ही व्यवस्था को एक सुचारू रूप से, एक व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। यानी कि उसे व्यवस्था का प्रवर्तक नहीं, व्यवस्था का प्रवर्तक उसे नहीं कहा जाता है। किसको? शेरशाह सूरी को, बल्कि उसी व्यवस्था को एक बेहतरीन सुधारक के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो शेरशाह को कितने वर्ष समय मिला शासन करने का? मात्र 5 वर्ष, 40 से 45 वर्ष। 5 वर्ष के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो शेरशाह के ने इस 5 वर्षों में अपने साम्राज्य का एक विशाल रूप धारण कर लिया था। शेरशाह का जो साम्राज्य था काफी विशाल था। कहते हैं यह सिंधु नदी से, सिंध मुल्तान का क्षेत्र होते हुए राजस्थान, पंजाब, बिहार, यूपी, मालवा, कालिंजर, बंगाल, इतना बड़ा क्षेत्र था। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य का शासक बना शेरशाह सूरी। बात आ रहा समझ में आपको? शेरशाह सूरी के साम्राज्य में जो राज थे, जैसे बंगाल थे, सिंध थे, मुल्तान थे, राजस्थान का पूरा राजपूत थे, कालिंजर, रायसीना, मालवा, बिहार, यूपी, ये जो इतना बड़ा क्षेत्र था साम्राज्य विस्तार शेरशाह सूरी का, इसके साम्राज्य विस्तार की जो सबसे बड़ी नीति थी कि उसने राजपूत राजाओं को जीता तो सही, उसकी अपनी अधीनता तो स्वीकार करवाया, लेकिन उसे उस राजपूत शासकों को वहां पे राज करने की अनुमति प्रदान कर दी। यह इसकी एक अलग खूबी को दर्शाता है, ताकि कोई विद्रोह राज्य में न हो। ठीक है, तो उस बात पिछले क्लास की है। आज आते हैं हम लोग शेरशाहकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। आज शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। हम पहले ही बात की है कि शेरशाह ने को एक नया व्यवस्था के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि एक व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था को ही सुधारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। मतलब उसने किसी प्रकार का नया व्यवस्था का शुरुआत नहीं करा शेरशाह सूरी ने। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि अकबर ने जब गद्दी को संभाला तो उसने अपने व्यवस्था को सुधारने में, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो या सैनिक व्यवस्था हो, इस सभी व्यवस्था में उसने शेरशाह सूरी को ही फॉलो करने का काम किया। क्योंकि शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी काफी बेजोड़ थी। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को काफी सुचारू रूप से स्थापित करने का काम किया था। यही कारण है कि अकबर ने उसे ही फॉलो किया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, तो सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन क्या था? सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन का सर्वेसर्वा कौन होता है? केंद्रीय प्रशासन का सर्वेसर्वा सुल्तान। तो यहां पर शेरशाही सूरी सर्वेसर्वा था और सारी की सारी शक्ति शेरशाह के हाथों में ही कैद थी। मंत्री तो थे
मंत्री तो थे, लेकिन वो जो मंत्री थे वह सचिव के रूप में काम करते थे, यानी कि वह कोई भी नया निर्णय नहीं ले पाते थे। जो भी निर्णय होना होता था वह सुल्तान शेरशाह सूरी के द्वारा ही लिया जाता था, और ये जो मंत्री होते थे एक सचिव के रूप में उस आदेशों को पालन करते थे। यानी कि शेरशाह सूरी ने पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को इतनी केंद्रीकृत कर दिया कि जब तक शेरशाह सूरी रहेगा प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन जब भी एक अयोग्य शासक आएगा, शेरशाह का उत्तराधिकारी जब अयोग्य होगा, सारी की सारी कमियां खुल जाएगी और प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगा। जो आप लोग आगे देखेंगे भी जब उनको उत्तराधिकारी का अध्ययन करेंगे, कैसे आपको प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गया, क्योंकि शेरशाह सूरी ने पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों में केंद्रित करके सारे मंत्रियों को सचिव के रूप में परिवर्तित कर दिया। समझ शक्ति शासक में केंद्रित थी। समझ रहे ना, शासक कौन था यहां पर? शेरशाह। मंत्री तो थे, मैं लिख भी दिया यहां पर, मंत्री तो थे किंतु वह सचिव की तरह सिर्फ सुल्तान के आदेशों को फॉलो करते थे। ठीक है, जैसे कुछ मंत्री यहां पर मैंने दिया भी है। मंत्री है कौन कौन, यहां देख रहे हैं, दीवाने वजारत। आपने देखा है, अभी अध्ययन करते समय इस बात को देखा भी होगा कि शेरशाह ने सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को ही रहने दिया, सिर्फ उसमें सुधार किया। तो दीवाने विजारत या दीवाने वजारत, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का यह वित्त मंत्री हो गया। वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो वित्त मंत्री देखा होगा, जैसे कि लगान व्यवस्था का अध्ययन करना, निर्णय करना, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना तथा मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना। देखने में तो आपको लगता है कि दीवाने वजारत के पास काफी ज्यादा पावर है, काफी ज्यादा शक्ति है, लेकिन यह शक्ति सिर्फ दिखावे के रूप में थी, बल्कि इसके कार्य के रूप में नहीं थी। सिर्फ इसे उस चीज का देखभाल करना होता था, यह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाता था। जो भी निर्णय लेना होता था वह सुल्तान शेरशाह सूरी के द्वारा ही लिया जाता था। आई बात समझ में आप लोगों को? दूसरा है मंत्री दीवाने आरिज। सल्तनत काल में भी यह मंत्रालय था, दीवाने आरिज। इसका मेन काम होगा सेना के संगठन की देखभाल करना, उसकी रसद पूर्ति, उसकी शिक्षा, उस पर नियंत्रण, सैनिक शिक्षा आदि का क्या करना है? देखभाल करना है। यह किसी सेनापति की नियुक्ति नहीं कर सकता था, किसी भी सेनापति की नियुक्ति इसके हाथ में नहीं था। कौन करता था सेनापति की नियुक्ति? तो फिर शेरशाह सूरी ही आपको सेनापति की नियुक्ति करता था। तो देख रहे हैं यहाँ पर दीवाने आरिज का जो पावर था सल्तनत काल के बाद वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपने मंत्रियों को सचिव के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अगला है दीवाने रसालत। अगला मंत्री है दीवाने रसालत, जो विदेश मंत्री की तरह कार्य करते थे, जो विदेश मंत्री की तरह कार्य करते थे। अन्य राज्यों के साथ संपर्क बनाए रखना, संचार का आदान प्रदान करना इनका काम था। अन्य राज्यों के साथ संपर्क बनाए रखना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना किसका काम था? तो दीवाने रसालत का काम था। ठीक है, दीवाने इंसा। अगला मंत्री कौन है? दीवाने इंसा। यह पत्रकार भी का काम था इनका, जैसे कि सुल्तान के आदेशों को लिखना, सुल्तान के आदेशों को ये लिखने का काम करते थे, और उनका जो लेख होता था उसे जमा करके रखते थे। ठीक है, दीवाने काजी। अगला मंत्री कौन हो गया? दीवाने काजी। न्याय विभाग का काम था, न्याय विभाग का काम था, लेकिन इसके ऊपर भी कौन थे? शेरशाह सूरी थे। दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग। इसका काम था गुप्तचर विभाग की देखरेख करना तथा गुप्तचर के द्वारा दिए गए सूचनाओं को अपने सुल्तान तक पहुंचाना।
थे केंद्रीय प्रशासन की रूपरेखा। भले ही देखने में आपको लग रहा है मंत्री के पास काफी पावर है, लेकिन सारी की सारी शक्ति किसके हाथों में केंद्रित थी? तो शेरशाह सूरी के। कहने का मतलब है कि यह काफी केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था था। ठीक है, अब आते हैं इतिहासकारों के बीच में काफी मतभेद है कि जो शेरशाह सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था था, तो केंद्र के बाद उसे क्या सूबा में, प्रांत में, सूबा या प्रांत में बांटा गया था। तो इतिहासकारों के बीच में, इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, शेरशाह सूरी ने केंद्र के बाद केंद्र का विभाजन सरकारों में किया था, क्योंकि मानक प्रांतीय प्रशासन का व्यवस्था का आपको अध्ययन पहली बार मिलता है अकबर के समय। अकबर ने मानक प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था का पहली बार शुरुआत किया था। ठीक है, तो यह प्रांतीय प्रशासन का यहाँ पर नामो निशान नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? तो शेरशाह क्या करेगा? प्रांतीय प्रशासन के व्यवस्था के बदले शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। 47 सरकारों में विभाजित करने का काम किया था। ये जो 47 थे, ये सिर्फ पूरे भारत को थे ही जो उसके अंडर में थे, लेकिन ये बंगाल को छोड़कर थे, क्योंकि बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो अलग होगी। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी बंगाल की व्यवस्था का अच्छी तरह अध्ययन किया हुआ था। वह जानता था कि बंगाल काफ़ी सुखी संपन्न राज्य है, तो यहाँ पर आपको विद्रोह के काफ़ी आशंकाएं रहती थी। इसी आशंका को ध्यान में रखकर शेरशाह सूरी ने बंगाल के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था का ही बनाया। जैसे देख लीजिएंगे यहाँ पर, शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था बनाया, जिसमें संपूर्ण सूबे को 19 सरकारों में विभाजित किया। कितने सरकारों में? 19 सरकारों में विभाजित किया। देख रहे हैं ना, 19 सरकारों में विभाजित किया, 19 सरकारों में विभाजित किया। तो यहाँ पर देख लेंगे तो 19, 47 प्लस 19 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 सरकार। पूरे साम्राज्य में कितने सरकार थे? 66 सरकार थे। जैसे यहाँ देख लेंगे, केंद्रीय प्रशासन का विभाजन क्या किस में था? सरकार में था। सरकार का परगना में था, और परगना का गांव में था। केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग सरकार प्रशासन पर। ठीक है, तो सरकार प्रशासन में 2 मुख्य अधिकारी थे। सरकार प्रशासन में 2 मुख्य अधिकारी थे। कौन कौन? सिकदारान सरकार प्रशासनिक व्यवस्था का यह सबसे मुख्य अधिकारी था, जिसका यह सैनिक अधिकारी भी थे, प्लस में सरकार में शांति व्यवस्था को स्थापित करना इनका काम था। सरकार में जो भी सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्था को देख रेख करना किसका काम था? तो सिकदारान का। ठीक है, और यही नहीं, इसके अंडर में जो परगना आते थे, तो परगने का जो मुख्य अधिकारी होता था सिकदार, तो उसके अधीनस्थ का मतलब समझ ही रहे ना, उसके नीचे के सिकदारों पर नजर रखता था, उसके कार्यों का अध्ययन करता था और उसे रिपोर्ट करना होता था। सिकदारान को रिपोर्ट करना होता था, यानी कि सिकदारान अपने अधीनस्थ सिकदार पर नजर बना के रखता था। तो सरकार प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे मुख्य अधिकारी कौन हो गया? सिकदारान, जो सैनिक अधिकारी था, और सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना, प्लस में अपने से छोटे सिकदार पर नजर बना के रखना कि वो अपना कार्य ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उसे सूचना देना कि यह काम अच्छे से किया जाए, नहीं तो उसको बदल देना। समझ रहे हैं बात? दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है सरकार प्रशासनिक व्यवस्था का मुंसिफान। 2 ही अधिकारी हैं सरकार प्रशासनिक व्यवस्था के, 2 ही मुख्य अधिकारी है, सिकदारान और दूसरा मुंसिफान।
मुंसिफ से आप समझ रहे हैं, इनका काम था न्यायिक अधिकारी का, इनका काम था लोगों को न्याय दिलाना। सरकार के अंदर में जितने भी न्याय के मांग की जाती थी वो न्याय का काम कौन करते थे? तो मुंसिफ मुंसिफान के द्वारा न्याय का काम किए जाते थे, यानी कि इस सरकार के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होंगे, सरकार के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी। और अपने अपने से नीचे जो परगना का जो मुंसिफ होंगे, देख रहे हैं यहां पर, अपने अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों को देखना, अपने अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों को देखने का भी काम था मुंसिफ मुंसिफान का। तो इस प्रकार हम लोगों ने सरकार प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कर लिया। कितने सरकार थे? तो 66 सरकार थे। शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 66 सरकारों में विभाजित किया था। कितने? 66। सरकार का विभाजन किसमें हुआ था? सरकार का विभाजन परगना में हुआ था। तो अब आते हैं हम लोग का अगला, परगना का प्रशासन। तो परगना प्रशासन में कुछ 5 अधिकारी थे। कितने अधिकारी थे? कुछ 5 अधिकारी, कुल 5 अधिकारी यहां पर नोट करेंगे। 5 अधिकारी थे परगना की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। सबसे पहला सिकदार। सबसे पहला कौन? सिकदार। यह सैनिक अधिकारी होता था, सैनिक अधिकारी होता था जो परगना में शांति व्यवस्था बनाए रखता था, जो परगना में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तराधिकारी था। ठीक है। दूसरा मुंसिफ, न्याय करना, परगना के अंदर में जो भी न्याय का काम हो न्याय करना। ठीक है। उसके बाद भी वित्त मंत्री का भी काम था, जैसे भूमि की माप करना, लगान की व्यवस्था करना, लगान का निर्धारण करना। यह किसका काम था? तो मुंसिफ का काम था। देख रहे हैं ना। अब आते हैं फौतदार। फौतदार, इनका काम था खजांची का, यानी कि कोषाध्यक्ष थे, यानी कि इसे हम लोग वर्तमान में बैंक मैनेजर कह सकते हैं। जैसे कि कानूनगो का परगना का जितना भी आमदनी होता था वो सारा का सारा कोष फौतदार के पास रखा जाता था। ठीक है। इसको कह सकते हैं आरबीआई, परगना का आरबीआई। अब 2 अधिकारी होते थे कारकुन, कारकुन होते थे और 2 अधिकारी होते थे, यानी कि परगना का हिसाब किताब देखने के लिए, परगना के हिसाब किताब को देखने के लिए शेरशाह सूरी के द्वारा परगना में 2 अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो कारकुन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कारकुन। आई बात समझ में आप लोगों को? अब आते हैं हम लोग, परगना प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन किया गया था ग्राम प्रशासन में। कौन सा प्रशासन में? ग्राम प्रशासन में। शेरशाह सूरी की ने भले ही ऊपरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने का काम किया, उसमें कुछ परिवर्तन करने का काम किया, लेकिन गांव की प्रशासनिक व्यवस्था काफी हद तक पहले की तरह ही रहेगा, जिसका अध्यक्ष पटवारी होगा, मुखिया होगा, ग्राम प्रधान होगा। वर्तमान में भी उसी प्रकार के चल रहे थे। तो यह पटवारी ग्राम प्रधान ही गांव प्रशासन का मुखिया होगा। शेरशाह सूरी इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है। और यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव का प्रशासन, जिसका प्रधान कौन होगा? ग्राम प्रधान या पटवारी या चौकीदार भी कहा जाता है, चौकीदार भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत ही गांव की, ग्राम पंचायत ही गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई आदि का प्रबंध करती थी। वर्तमान में भी यही होते हैं। गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपको केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था इसको किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं करती। जब हमारा देश आज़ाद अंग्रेजों का गुलाम हो गया तो भी गांव की प्रशासनिक व्यवस्था इसी तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। तो
आज के वीडियो में हम लोगों ने शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम शेरशाह के आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिसमें यह देखने का काम करेंगे कैसे शेरशाह सूरी ने पूरे के पूरे अपने सल्तनतकालीन आर्थिक व्यवस्था को ऐसे परिवर्तित किया कि व्यापार और विकास का काफ़ी विकास हुआ। जिससे और शेरशाह सूरी के जो प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था को हम अध्ययन करेंगे, आर्थिक व्यवस्था, उसमें कहा जाता है कि जो सराय था, सराय, तो उसकी अर्थव्यवस्था की धमनी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था की धमनी। तो यह सराय क्या था, धमनी क्या था, यह अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।